मैं बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। मेरी शादी के वक्त जो लड़का दिखाया गया था, वह बहुत ही खूबसूरत था। मैं बहुत ही खुश थी, लेकिन सुहाग रात पर जो लड़का मेरे कमरे में आया, वो बदसूरत था। लेकिन फिर भी मैंने समझौता कर लिया। लेकिन वह हमेशा मुझे शक की नज़र से देखता और मुझ पर बहुत जुल्म करता था। फिर उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ वह किया, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लक्ष्मी पंडित जी के पास उसकी जन्म कुंडली बनवाने बैठी थीं। घबरा भी रही थीं, कहीं कुंडली का तेज तर्रार स्वामी आ गया तो कुंडली फाड़ फूड़ कर नदी में बहा न आए। लक्ष्मी बहन, पुण्य किए हैं तूने, जो ऐसा हीरा जना है। लड़का तो खरा सोना है, बस इसकी कुंडली की एक ही बात परेशान कर रही है मुझे। ये तेरे पास सदा नहीं रहेगा, नाम तो रोशन करेगा, पर तुझसे दूर जाके ही। ये भविष्यवाणी तो उसके जन्मते ही लक्ष्मी की सास ने ही कर दी थी। लक्ष्मी, घोर मूलों में ही जना है तूने छोरे को। सारे घर भर के लिए भारी रहेगा ये, बस खुद के लिए ही भला करेगा। जैसे सूर्य रोशनी तो सबको देता है, पर पास जाने वाले को जला भी देता है, वैसा ही कुछ है तेरा छोरा। चाहे कोई कुछ भी कह ले, लक्ष्मी की आंखों का तारा था रुद्र, उसके जीवन का सूर्य था। उसी के होने से लक्ष्मी के जीवन में बसंत आया था। गांव गंवई में शादी ब्याह आज भी जल्दी हो जाया करते हैं। उस पर से ये तो आज से 24-25 बरस पुरानी बात थी। उस समय तो ब्याह की उम्र ही निर्धारित होती थी। लड़की की रोटी बेल लेने की परिपक्वता और लड़के की हायर सेकेंडरी में रिजल्ट से लक्ष्मी और उसकी जेठानी का ब्याह आगे पीछे ही हुआ था। लक्ष्मी बमुश्किल 16-17 साल की हुई थी और फेरे फिराकर अपने ससुराल चली आई थी। कमला उसकी दूर के रिश्ते की जिज्जी लगती थी। इसी से कमला को देखने गए बड़े भाई ने वहां चाय नाश्ता लगाने की जिम्मेदारी निभाती रिश्ते की छोटी बहन लक्ष्मी को अपने छोटे भाई के लिए पसंद कर लिया था। दोनों का ब्याह थोड़ा आगे पीछे ही हुआ था, पर जहां कमला की गोद एक ही साल में भर गई, लक्ष्मी एक बच्चे के लिए तरस के रह गई थी। इसी बात से रुष्ट उसके पतिदेव भी कनफड़ा जोगियों की संगत में कहीं निकल गए थे, लेकिन घर छोड़कर जाते समय जान नहीं पाए कि उनकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी। जाने कितनी मन्नत मनौतियों का प्रसाद था रुद्र। उसके जन्मते ही डॉक्टर ने कह दिया कि उसे बचाना मुश्किल है, पर अपने लाडले को सीने से लगाए। रात रात भर जाग के सिर्फ अपने प्रेम की संजीवनी से ही उसकी माँ जिला गई। कमला के बेटे सुरेश और रुद्र में पूरे 10 बरस का अंतर था। जहाँ एक तरफ सुरेश सीधा साधा घर भर का आदर्श पुत्र था, वहीं रुद्र सिर्फ घर का ही नहीं, पूरे गांव का सरदर्द था। अपनी मंडली के साथ कभी किसी के अनार के बगीचे पर हाथ साफ कराता, कभी किसी के लहलहाते सेब के बगीचों को एकदम मूड जाता, कभी किसी की भैंस खुली छोड़ भाग जाता, तो कभी दुधारू गाय का बछड़ा खोल गाय के पास भिड़ाकर उसका सारा दूध जो बेचने के लिए मालिक संजोकर रखता से बछड़े को तृप्त कर जाता। उसके कारनामों को बड़ा चढ़ाकर गांव भर की औरतें उसकी माँ को ताने मारने से बाज नहीं आती। जिज्जी, इससे तो इसे बचाती ही नहीं। सुना, कल जोशियों के आंगन में पड़ी पूरी की पूरी घास को फूंकाया तुम्हारा लाडला। पंचायत बैठेगी अब तो, जाने क्या निर्णय ले। सरपंच जी, ऐसे ऐसे कमाल करता है तुम्हारा रुद्र, और गुस्सा तो सदा इसकी नाक पे ही बैठा रहता है। क्यों रे रुदिया, क्यों इतना गुस्सा करता है रे तू? अब इस बात का वो अबोध क्या जवाब देता। ये तो उसे बनाने वाले ने उसकी मिट्टी ही ऐसी गूंथी और एक ही मूर्त बना के फिर साचा ही तोड़ दिया। इसी से रुद्र एक ही था, सबसे अलग, सबसे निराला। और रख लो शिवजी पे नाम अपने लड़के का। देखा, जब इसकी तीसरी आंख खोले लोगों को भस्म करता फिरता है। बचपन से अपनी दादी द्वारा माँ पर किए अत्याचारों का परिणाम ये हुआ कि उसे अत्याचार सबसे ही नफरत हो गई। अन्याय करना और सहन करना उसने सीखा ही नहीं था। कभी किसी के साथ गलत होते देखता तो उस पे झपट पड़ता। घर पर शिकायतों की पेटी आधी अधूरी ही पहुंचती। बाला सारे लाग लपेट के साथ अपनी गलती छिपा जाता और घर पहुंचने पर रुद्र की जो सामत आती कि पिटने वाला मार मार के लकड़ी तोड़ दे, पर उस मृत्युंजय के अभेद खाल उधेड़ना मुश्किल हो जाता। घर भर में अगर वो किसी से डरता था तो वो था सुरेश, उसकी ताई का लड़का। दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत था। सुरेश की आंख की पुतली था रुद्र। जब तक रुद्र को अपने पिता के कोप से बचाने का साहस केवल सुरेश ही कर पाता था। रुद्र के पिता तो एक बार घर से जो निकले फिर वापस ही नहीं लौटे। कोई कहता बाबा बर्फानी के वहां ध्यान मग्न बैठे हैं, कोई कहता जोशी मठ में डेरा डाल रखा है,
बड़े संत ज्ञानी हो चुके हैं, भविष्य विचारते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या संत ज्ञानी जो बीवी को गृहस्थी की नाव में बिना पतवार अकेला छोड़ गया। पूरे घर की जिम्मेदारी सुरेश के पिता पर थी, जिसे उन्होंने हमेशा निभाया। उनके लिए सुरेश और रुद्र दोनों बराबर थे। इसी से जितना प्रेम करते उतना ही नाराज होने पर कुटाई भी। रुद्र छोटा और बदमाश था, इसी से उसी की क्लास जब तब लग जाया करती। लेकिन ताया जी के कोप से बचाने के लिए पिता तुल्य बड़ा भाई था रुद्र के पास, उसका सुरेश दद्दा। रुद्र को इन सब खुरापातों के बीच टीवी का भी बड़ा शौक था। दूसरों के घर टीवी देखने के लालच में वो पूरे गांव भर का दिहाड़ी मजदूर बन जाता। कभी किसी का राशन लाता, किसी की आलू की बोरियां उतरवाता। दिमाग का ऐसा तेज था कि जब तक दुकानदार अपनी कलम से जोड़ घटाव करता, तब तक में जनाब आर्यभट्ट मोल भाव चुका चुके होते। पर उसका सारा गणित, सारा ज्ञान जीवन से ही जुड़ा था। स्कूल पहुंचते ही गणित की कक्षा में उसे बुखार आने लगता, पर उसे किताबें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। स्कूल लाइब्रेरी की लगभग हर किताब कई कई बार चाट चुका था। उसकी दादी हमेशा कहती, मेरा रुद्र कलेक्टर बनेगा, देख लेना। पर किसी के देखने दिखाने से होता ही क्या। स्कूल तो उसे कभी माफिक लगा ही नहीं। सर्दियों के दिन थे, कक्षा 11वीं की क्लास लगी थी। कक्षा के एक लड़के नाहर ने चाय की गुमटी में बजते गाने का पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया और क्लास में साथ पढ़ने वाली रमा को प्रेम पत्र गुलाब के साथ भेंट कर दिया। रमा के पास चिट्ठी उसने जिस लड़के के हाथ भिजवाई, उससे जब रमा ने पूछा कि ये चिट्ठी किसने दी है रे, उसने बरगद के चबूतरे की ओर इशारा कर दिया। नाहर तो अपने दोस्तों के साथ वहीं खड़ा था, लेकिन उससे जरा हटकर रुद्र भी था। रमा जाने कब से मन ही मन रुद्र को अपना मान चुकी थी। उस चिट्ठी में लिखने वाले का नाम नहीं था। वो मुस्कुराती हुई रुद्र तक पहुंच गई और उसका हाथ थाम लिया। ठीक उसी वक्त प्रिंसिपल सर की गाड़ी वहीं आकर रुकी। रुद्र अपना हाथ खींचता, उससे पहले रमा ने हाथ हटा लिया, लेकिन प्रिंसिपल की अनुभवी आंखें सब कुछ ताड़ गईं। पूछताछ करने पर रमा ने हाथ में पकड़ी चिट्ठी प्रिंसिपल के हाथ में रखकर खुद को बेगुनाह बताया और रो रो के उस बेवकूफ ने रुद्र की ओर इशारा कर दिया। रमा की बात पर सहमति की मोहर लगाता नाहर भी रुद्र के खिलाफ खड़ा अनाप शनाप बोल गया। प्रिंसिपल ने मार मार के बेचारे की खाल उधेड़ दी, पर चुपचाप पीड़ा के आंसू बहाता रुद्र, जो आसानी से उनकी पकड़ से छूट के भाग सकता था, मार खाता रहा। प्रिंसिपल की मार का बदला ब्याज के साथ नाहर से ले लिया गया। रुद्र ने उसकी ऐसी कुटाई करी कि उसके बाद लगभग महीना भर नाहर स्कूल नहीं आ पाया। पर इस बदले की चोट उसे ऐसी तगड़ी लगी थी कि उसके मन में रुद्र के लिए हमेशा के लिए नफरत पैदा हो गई। रमा के घर पर चिट्ठी कांड पता चलने पर 2 महीने बाद ही उसका ब्याह हो गया। किसी तरह वो साल बीता और अगले साल की पढ़ाई के लिए सुरेश ने रुद्र को शहर भेज दिया। स्कूल खत्म कर रुद्र का दाखिला शहर के ही कॉलेज में हो गया। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुरेश पढ़ाई समाप्त कर चुका था, उसकी भी सरकारी नौकरी लग गई। पर जाने कब से सुरेश के लिए लड़की देखी जा रही थी। पर अच्छा कमाने वाला सज्जन लड़का विवाह की बेदी के लिए हमेशा ही अयोग्य साबित हो रहा था। इसी से उसकी माँ ने इस बार बिना किसी को बताए एक चाल चल दी। जितनी तस्वीरें आई थीं, उनमें से पार्वती की तस्वीर पर कमला की नजर अटक गई। गोरी दुबली नाजुक सी पार्वती चेहरे से ही मासूम और भोली लग रही थी। कमला के साथ साथ लक्ष्मी को भी लड़की बहुत पसंद आ गई थी। गांव में अभी भी पुराना अदब कायदा था, सिर्फ लड़का लड़की के फोटो अदला बदली से ही विवाह प्रस्ताव हो जाया करते थे। वहां से कन्या की फोटो आई और यहाँ से लड़के की फोटो भेजी। सुरेश देखने में बुरा नहीं था, परंतु बचपन में हुए चेचक ने चेहरे पे ऐसी चांदमारी करी कि उसका गोरा उजला रंग उसी में दब के रह गया। इधर रुद्र तो रुद्र था, बिल्कुल कर्पूर गौरम, साक्षात कार्तिकेय लगता। उसके इसी चेहरे को देख जहां ताई जल भुन जाती थीं, आज उसी चेहरे को दिखाकर अपनी भाभी पुत्र वधू को रिझाना चाह रही थीं। पार्वती के घर जो तस्वीर पहुंची, उसमें 2 लड़के बैठे मुस्कुरा रहे थे, एक सुरेश दूसरा रुद्र। बड़ी चालाकी से कमला के भाई ने ऐसी बातें बनाई कि बड़ों को एक की नौकरी ने रिझा लिया और पार्वती को दूजे के चेहरे ने। पार्वती ने ना किसी से खुल के पूछा, न उसे किसी ने बताना जरूरी समझा। पार्वती को लगा उसके लिए रुद्र का रिश्ता आया है। मन ही मन उसे अपना पति मान
उससे अगले महीने पड़ने वाला गौरा जी का व्रत भी कर लिया। ब्याह हुआ, नववधू घर आ गई। शाम को कुलदेवी के मंदिर पूजा के समय जब अपने सामने रुद्र को भाग भाग कर फल नारियल लाकर रखते देखा, तब नई नवेली दुल्हन ने चौंक कर घूंघट पलटा और अपने पति का चेहरा देखकर दंग रह गई। नई जगह, पराया घर, बेचारी पूछती भी तो किससे और क्या पूछती। अपने पति से तो बोल ही नहीं सकती थी कि मुझे तुम्हारे छोटे भाई की तस्वीर दिखाई गई, पर उस निरपराधिनी की आंखें सब कह गईं और तो किसी को कुछ नहीं समझ आया, पर कमला सब समझ गई। लक्ष्मी, तेरा छोरा कुछ करता धरता तो है नहीं, शहर ही वापस भेज दे, शायद कुछ पढ़ लिख जाए। कॉलेज का भी तो कितना हर्जा कर रखा है इसने, जाने कहाँ से ऐसे एक से एक कपड़े पहने घूमता रहता है। क्यों रे रुद्र, कहाँ से आते हैं तेरे पास इतने रुपए? पर वो अपनी मर्जी का मालिक था, किसकी बात का जवाब देना है किसकी नहीं, ये खुद तय करता। डाकू हूँ ताई, बैंक लूटता हूँ, खूब रुपए बना लूं, फिर तुझे और माँ को सतलड़ बनवा दूंगा, और हाँ भाभी तुम्हें भी। कहने वाला तो कह के चल दिया, पर पारो का मन जाने कैसा हो गया, जिसकी तस्वीर ने उसकी जाने कितनी कुंवारी रातें आंखों में ही कटवा दी, जाने कितने सपने दिखाए। आज उसे ही अपने आसपास देखना खुशी की जगह सिर्फ दुख दे रहा था। पारो का मन अजीब सा होकर रह जाता। सुबह से उठकर अपनी गृहस्थी में जुटी पारो खुद को हर वक्त व्यस्त ही रखती, लेकिन जैसे ही रुद्र की एक झलक भी दिख जाती, उसकी व्याकुलता बढ़ जाती। वो खुद मन ही मन चाहने लगी थी कि जब तक उसकी और सुरेश की गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर न आ जाए, तब तक के लिए रुद्र उसके जीवन से कहीं दूर चला जाए। पड़ोस के किसी गांव में सुरेश के दोस्त की शादी थी। सुरेश को वहां पारो को अपने साथ लेकर जाने के लिए भी घर भर में सबकी सहमति लेनी पड़ी थी। कमला तो नई बहू के ऐसे बाहर घूमने जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन जिद्दी बेटे के आगे उसकी एक न चली। लक्ष्मी ने ही पारो को सजा सवार कर उसके कान के पीछे काला टीका भी लगा दिया था। ये टीका क्यों काकी? अरे क्यों नहीं, मेरी बहू भी तो है खरा सोना, किसी की नजर ना लगे मेरी बिटिया को। पारो की बड़ी बड़ी आंखें डबडबा गईं। इतना प्यार तो उसे उसके मायके में भी नहीं मिला था। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के लिए वो घर की नौकरानी से अधिक कुछ भी नहीं थी। इसलिए भी उसके ब्याह के लिए घर पर बहुत ज्यादा पूछताछ करना किसी ने जरूरी नहीं समझा। अपने आंसू पोंछ उसने अपनी काकी सास के पैर छुए और उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। खूब खुश रहो बिटिया, अपने पति का भरपूर सुख पाओ, खूब फलो फूलो, सदा सुहागन रहो। मुस्कुराकर पारो सुरेश की आवाज पर ही कहाँ रह गई, बाहर निकल गई। सुरेश और पारो शादी से वापस आ रहे थे कि रुद्र अपने शिवगढ़ों की फौज के साथ वहीं टकरा गया। तू यहाँ क्या कर रहा है रुद्र? तू तो कल ही शहर चला गया था ना? हाँ भैया, हमारी कॉलेज कैंटीन का रामदीन बहुत समय से बीमार चल रहा था, अकेला आदमी था, घर पर ही रहकर दवा ले रहा था, कल अचानक चल बसा। कभी बहुत पहले उसने अपने गांव का अता पता मुझे बताया था, इसी गांव का रहने वाला था वो, तो हम दो चार लोग मिलकर उसे यहीं ले आए। पर यहाँ आकर पता चला कि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, बस उसी का क्रियाकर्म निपटा कर आ रहा हूँ। हाँ, सारी दुनिया का ठेका तूने ही ले रखा है ना। अच्छा सुन, अब ऐसा कर, तू पारो के साथ घर चला जा, मुझे कुछ काम से जाना पड़ेगा। सुरेश का प्रस्ताव सुन पारो घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसे कैसे काम पर चले जाएंगे, आप भी घर तक चलिए ना मेरे साथ, वहां से फिर काम पर चले जाना। अरे समझो पार्वती, कल दिल्ली से ऑडिट के लिए लोग आने वाले हैं, पिछले महीने भर से लगभग उसी की तैयारी में लगा था। अजीत की शादी नहीं होती तो मैं एक दिन का भी नागा नहीं करता। अभी बस उसकी फाइल तैयारी को जाना है, और परेशान होने की क्या बात है, रुद्र तो है ही तुम्हारे साथ, बस यहीं थोड़ा आगे डिपो से तुम दोनों को बस मिल जाएगी, मैं कल शाम तक ही घर पहुंच पाऊंगा। उन दोनों को बस में बैठाकर सुरेश निकल गया। पारो अपने आप को समेटे एक तरफ बैठी रही, पर दिन भर की थकान से कब रुद्र के कंधों पर सर रखे सो गई, उसे पता भी नहीं चला। थका तो वो भी बहुत था, पिछली पूरी रात जागते ही काटी थी उसने, पर पारो को कोई कष्ट ना हो इसी से सतर चुपचाप बैठा रहा, और वो उसके कंधे पर सर टिकाए पूरे रास्ते आराम से सोती रही। उसमें और चाहे जो भी अवगुण हो, लड़कियों के मामले में उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, और इसी बात की सबसे अधिक चिढ़ थी नाहर को। और जब तब यही मौका ढूंढता कि कब कैसे रुद्र की बेइज्जती की जाए, और आखिर आज उसे एक छीड़ सी आशा की किरण दिख गई।
उसी बस में नाहरवी गांव जा रहा था। ऑफिसर्स सख्त थे, लेकिन सुरेश का काम भी पक्का था। इसी से ऑफिस ऑडिट का जो काम 2 दिन में पूरा होना था, सुरेश के पक्के इंतजाम से कुछ ही घंटों में निपट गया। सुरेश अपने ऑडिट के बाद कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में घर की ओर बढ़ रहा था। क्यों हो सुरेश दद्दा, कैसे हो? आजकल काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो। अरे इतना समय अपने ऑफिस में ना बिताया करो। घर में ताजा नवेली दुल्हन बैठी है और उस महाकाल के साथ छोड़ दिया है आपने। सुरेश रुद्र के लिए नाहर के मन में पलते वैर से अनभिज्ञ नहीं था। तुम अपने काम से काम रखो नाहर, हमारे घर में ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। कहने को पूरी दृढ़ता से कह गया सुरेश, लेकिन तेज कदम कुछ और तेज होते चले गए। सक्का बीज ऐसा होता है जिसे न खाद की जरूरत होती है न पानी की। फिर यहाँ तो खाद पानी देने वाले घर बाहर दोनों जगह मौजूद थे। सक्की बेल कैसे पल्लवित होने से बचती। कमला बहुत तीखी सांस थी, ऐसा नहीं था, नहीं कहा जा सकता, लेकिन रूखी और कर्कशा बहुत थी। सारा दिन पार्वती को कोल्हू के बैल सा पेरने पर भी उसका मन नहीं भरता। रोज पार्वती के जागने से पहले ही वो उसके लिए दिन भर के काम जमा करती। एक 18-19 साल की कमजोर सी लड़की पर भी उसे तरस नहीं आता। कभी अनाज संजोने वाले बड़े बड़े कनस्तर मजवाती, कभी घर भर के कंबल चादर हाथ से धुलवाती। मोटी मोटी कालीन और दरियों को भी ब्रश मार मार कर पारों से धुलवाया जाता। अचार पापड़ बड़ियां छाटना तो अब हर दूसरे महीने का काम होता जा रहा था। लक्ष्मी जितना हो सकता अपनी तरफ से मदद करती, लेकिन घर के दूसरे भी काम होते जिन्हें समय पर पूरा करना होता। कमला तो काम बताकर अड़ोस पड़ोस में टहलने निकल जाती। पीछे से घर का काम करती पारू कभी थककर चूर हो जाती, पर दोपहर में भी 2 घड़ी सुस्ताना नसीब नहीं होता। अब उसके खेत में चना भी होने लगा था। वो भी दरने का काम पार्वती के सर कमला ने मर दिया। ऐसे ही एक दिन उसने खूब सारा चना चक्की में दरने पार्वती को बैठा दिया। तभी मस्त मौला रुद्र शहर से घूमता फिरता वापस आया और पारो को दाल दरते देख उसके पास से चक्की खींचकर खुद शुरू हो गया। लाओ ये काम मैं कर दूं, तुम इतनी दुबली पतली हो, कहीं दाल के साथ खुद ना पिस जाओ। ये क्या रुद्र, तेरी कमीज कैसे फट गई बेटा? लक्ष्मी के सवाल पर ही सबकी नजर रुद्र पर गई। कुछ नहीं माँ, कॉलेज में एक रईस जादे को मजा चखा के आ रहा हूँ। अरे अब किसका सर फोड़ आया है तू? लक्ष्मी समझा दे अपने छोकरे को, ये सब करके मेरे घर में ना आया करे। अरे ताई, कमिश्नर का लड़का है और खुद को ही कमिश्नर समझता है। कॉलेज में शराब पीकर आ गया और लगा लड़कियों को उल जलूल बकने। अब जहाँ रुद्र है वहाँ कुछ गलत तो हो नहीं सकता। पहले उसे प्यार से ही समझाया, नहीं समझा तो मजबूरी में हाथ उठाना पड़ गया। कितनी भारी मजबूरी थी तेरी, हाय राम। उसे सुधारने के पहले खुद भी तो सुधर। पार्वती सर झुकाकर अपना काम करते हुए सोच रही थी। जितना ही अपने मन को रुद्र से हटाना चाहती थी, उतनी ही पृष्ठता से इस कुस्ता उसके हृदय के आसन पर होता चला जा रहा था। रात में सुरेश के आते ही कमला ने उसके कान भी भरने शुरू कर दिए। ये रुद्र के रंग ढंग ठीक नहीं लगते मुझे। सुरेश तू ध्यान रखा कर। क्या हुआ माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? आजकल जब तब शहर से भागकर घर आ जाता है, जब देखो पार्वती के आगे पीछे घूमने का बहाना ढूंढता है बस। देख बेटा, मैंने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए। तेरी और पार्वती की उम्र में भी तो अंतर है। 12 वर्ष छोटी है तुझसे। औरत का मन कोई नहीं समझ पाया। वो दोनों तो हम उम्र हैं। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरा तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा और मेरा बुढ़ापा। घर भर में तेरी ही बात तो सुनता है। किसी तरह कुछ ऐसा करके अब शहर जाए तो वापस ही ना आए। कैसी पागलों वाली बातें करती हो माँ तुम भी। मेरा छोटा भाई है वो, मेरे जिगर का टुकड़ा। हाँ तो सुन ले, फिर किसी दिन ये जिगर का टुकड़ा तेरी नाक के नीचे से तेरे कलेजे को ही उड़ा ना ले जाए तो कहियो फिर। सुरेश ने माँ को तो समझा दिया, पर माँ की बात उसके मन में रह गई। उस रात माँ बेटे की बातें कमरे में दूध लेकर आती पार्वती ने भी सुन ली। पार्वती पहले भी रुद्र से कटती ही थी, पर अब और सतर्क हो गई। लेकिन वो अवधूत इन सब बातों से अनजाना ही था। उसके लिए तो पार्वती उसके बड़े भाई की ब्याहता थी, उसकी भाभी थी। वो अपने देवर के रिश्ते को बखूबी निभाता। कभी उसके लिए खूब सारे अमरूद ले आता, कभी खूब सारी बेरियां, कभी उसके लिए कच्ची कैरी उठा लाता, तो कभी कहीं से नन्हा सा खरगोश का बच्चा लाकर उसके हाथ में थमा देता। लो रखो इस खरगोश को अपने पास, बिल्कुल तुम जैसा ही है, सफेद और रेशमी। अपनी बेवकूफी वाली बातों पर उसका ध्यान कभी न जाता, लेकिन अब सुरेश का ध्यान इन छोटी मोटी बातों पर जाने लगा था।
ऐसे ही एक रोज गांव में लगे मेले में साथ चलने की जिद कर बैठा रुद्र। जितना ही पार्वती उससे बचना चाहती, उतने ही अधिकार से वो उसके जीवन में घुसता चला आ रहा था। उस दिन तहसील के कुछ जमीन पट्टे का काम होने से माँ बेटा दोनों घर से बाहर थे। दोपहर के खाने के बाद पार्वती अपनी काकी सास के कमरे में ही जमीन पर उसी के एक तरफ लेटी लक्ष्मी की बातें सुन रही थी कि बिना किसी खोज खबर के रुद्र चला आया। आते ही सीधा अपनी माँ के कमरे में पहुंचे रुद्र ने पारो को देखा ही नहीं। बाहर खिली तेज धूप से आने के कारण आंखें चुंधियाई हुई थीं। उस पर कमरे में गुप्त अंधेरा था। पहनी हुई कमीज उतारकर उसने एक तरफ फेंकी और माँ से दूसरी कमीज की गुहार लगा दी। माँ, फटाफट मेरे लिए कपड़े निकाल दो, जबरदस्त मेला लगा है गांव के बाहर, एक बार चक्कर मार कर आता हूँ। लक्ष्मी ने उठकर कमरे की बत्ती जला दी। रुद्र ने पार्वती को देखा, पार्वती ने रुद्र को। पार्वती तो लजाकर बाहर चली गई, लेकिन रुद्र को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अपने अंदाज में तैयार होकर फटाफट वो बाहर निकल गया। लक्ष्मी ने ही उसे आवाज दी, अरे सुन, अपनी भाभी को भी साथ लेता जा, सारे दिन ये भी तो घर ही पड़ी रहती है, न कहीं आना न जाना। जा पार्वती, तैयार हो जा बेटा। फिर तो पार्वती के लाख मना करने पर भी उसे कहाँ सुनना था। उसे अपनी मोटर बाइक पर बैठाए वो मेला घुमाने ले ही गया। सालों बाद जैसे पार्वती किसी मेले में आई थी। 5-6 वर्ष की थी जब अपनी माँ के साथ मेला देखने गई थी। वो छोटी बच्ची सी चहकती, कभी वो झूले पर बैठना चाहती, कभी चूड़ियों की दुकान से चूड़ियाँ खरीद लेती, किसी गुमटी में सजे गुब्बारों को छर्रे वाली बंदूक से फोड़ना चाहती, कभी गोल रिंग को उछाल उछाल कर किसी साबुन या टेडी बियर में फंसाकर जीतना चाहती। और उसकी हर जिद को पूरा करता रुद्र भी उसके साथ बच्चा ही बन बैठा था। पानी पूरी के ठेले पर चटकारे लेने के बाद दोनों बुड्ढी के बाल खाते और छोटे मोटे सामान समेटकर घर के लिए निकल गए। लेकिन घर पर उनके पहुंचने से पहले ही महाभारत की तैयारी हो चुकी थी। रुद्र के गाड़ी खड़ी करते ही बाहर आंगन में उन दोनों का रास्ता देखते बैठे सुरेश ने आंखों से ही पारो को चीर कर रख दिया। मुझसे बिना पूछे ही घूमने निकल गई, बड़ा शौक हो रखा है घर के काम धाम छोड़कर घूमने भागने का। नहीं सुरेश, मैंने ही जबरदस्ती पार्वती को भेजा, वरना वो तो घर पर ही बैठी थी। मुझे लगा सारा काम तो हो ही चुका, बेचारी जरा बाजार की रौनक देख आए। काकी, उसकी गलती का बोझ अपने सर पर ना लें आप। देखिए, ये कोई वक्त होता है घर लौटने का। अरे जाना ही था तो कम से कम रात का खाना तो बना जाती। अब इनके घूमने फिरने के कारण आपको और माँ को सारी रोटियां बेलनी पड़ी ना आखिर। आंखों में आंसू लिए पार्वती अंदर चली गई। घर पर महाभारत छिड़ते देखकर रुद्र अपनी गाड़ी उठाए वापस बाहर निकल गया। लेकिन फिर उस रात पारो रात भर सो नहीं पाई। सुरेश भले दुनिया के लिए संत था, पर अपनी पत्नी के लिए उसका गुस्सा दुर्वासा से कम न था। रात भर उसकी बेल्ट और लातों घूसों के बीच सिसकती पारो की आंसू से अंधी आंखें कब थक कर सो गईं, उसे भी नहीं पता चला। जब कोई व्यक्ति शक से पीड़ित होता है, तब उसे वास्तविकता का भान नहीं रह जाता। उसे सभी अच्छी और साफ वस्तुओं में भी कालिख दिखने लगती है। वो धीरे धीरे अपने मन में सोच सोच के अपने आसपास एक जटिल ताना बाना बुन लेता है, जिसकी अभेद दीवार से बाहर निकलना फिर सर्वथा असंभव हो जाता है। ऐसा ही कुछ सुरेश के साथ हुआ। एक सामान्य से देवर भाभी के रिश्ते में उसे प्रेमी प्रेमिका नजर आने लगे। जिस पार्वती से उसने पहले कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, अब बात बात पर उसे फटकारने लगा। कभी उसकी परोसी थाली गुस्से में फेंक देता, कभी चाय ठंडी है बोल के बिना पिए ही निकल जाता। इन सब बातों के साथ एक और ऐब उसने पाल लिया था। जब तब शराब पीकर घर आने लगा और बिना किसी बात के ही कोई ना कोई फसाद शुरू कर देता। जब एक बार मर्द का हाथ उसकी औरत पर उठ जाए, तब फिर उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। पार्वती को सब समझ आ रहा था, पर क्या करूं क्या ना करूं कि फेर में पड़ी बेचारी आंसू बहाती कलपती रहती। रुद्र से भी तो कुछ नहीं कह सकती थी। उस मेले वाली बात के बाद उस रात रुद्र जो घर से निकला तो वापस ही नहीं लौटा था। उसे ताई द्वारा पार्वती पर किए जा रहे अत्याचार तो मालूम थे, लेकिन उसका अपना देवता तुल्य भाई भी पारो को सता सकता है, इसका उसे जरा सा भी भान नहीं था। ताई बचपन से ही उससे जरा नाराज रहती थीं, ये वो जानता था, लेकिन उस जलन को उसने उनका सामान्य स्वभाव ही समझा था। उसके रंग रूप से जलती उसकी ताई मन ही मन उसके लिए इतना बैर पाले बैठी हैं, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसको और पारो को लेकर
ताई क्या क्या कहानियां सुरेश को सुनाकर उसके कान भर रही थीं। बेचारा जान जाता तो कम से कम सुरेश से बात कर सारी बातें साफ तो कर पाता। ना वो पारो के साथ हुए अत्याचार जानता था और ना ताई के मन में चल रहे षड्यंत्रों से उसका परिचय हुआ था। इधर उसके कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। इस वर्ष उसका फाइनल ईयर था और उसी की कक्षा से चुनाव में एक लड़का खड़ा हो रहा था। जैसा कि आम तौर पर कॉलेज के चुनावों में हुआ करता है, वैसा ही कुछ रुद्र के कॉलेज का भी नजारा था। सालों से एक ही पार्टी का वर्चस्व था और उसी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी मचाते कॉलेज में अपनी तानाशाही चला रहे थे। एक दो बार उन लोगों का आमना सामना रुद्र से भी हुआ, लेकिन खुद में मग्न रुद्र ने बिना उनकी ओर ध्यान दिए ही अपना रास्ता पकड़ लिया। एक शाम कमरे पर बैठा वो विद्यालंकार की राजनीति शास्त्र की किताब खोले पढ़ रहा था कि कमरे पर कुछ जरा सी तेज दस्तक हुई। वो भागकर दरवाजा खोल गया। सामने उसका रूममेट खड़ा था। जगह जगह से कटा छिला खड़ा अनिकेत उसे एक तरफ कर अंदर चला आया। ये क्या हाल बना रखा है अनिकेत? हुआ क्या तुझे? क्या होगा यार? वही भैया जी के गुंडे कॉलेज कैंटीन में चले आए और शुरू हो गए अपनी मनमानी करना। अब तो सालों ने हद पार करनी शुरू कर दी है। किसी को तो इनके खिलाफ खड़े ही होना होगा यार, वरना ये लोग जिंदगी जहन्नुम कर देंगे। रुद्र को गुस्सा तो आया, पर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। तुम जब तक डरते रहोगे वो डराते रहेंगे। जब तक उनसे भागने की जगह उनका सामना नहीं करोगे वो ऐसे ही सर पर चढ़कर नाचेंगे। क्यों किसी और के खड़े होने का इंतजार कर रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं खड़े होते उसके खिलाफ? भाई इतनी हिम्मत होती तो ऐसे मार खाकर नहीं उसका मुंह तोड़कर आता। रुद्र ने मेडिकल किट लाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसके लिए चाय और बिस्किट ले आया। यार रुद्र, आज भी खाना नहीं बनाया तूने? तू अपनी पारी में ऐसे ही भांजी मार जाता है साले। रुद्र हंसने लगा। क्या करूं भाई, किताब पढ़ने बैठ जाता हूँ तब कुछ और याद ही नहीं रहता। तू चाय पीना, मैं फटाफट आमलेट बनाकर लाता हूँ। अनिकेत को चाय थमाकर वो वापस रसोई में चला गया। वो 2 प्लेट में आमलेट लेकर आया ही था कि उसके गांव के मुन्ना काका उसके कमरे में दाखिल हो गए। हाथ में थाम रखा मिठाई का डिब्बा रुद्र और अनिकेत की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर एक ओर बैठ गए। कैसे हो कक्का? आज एकदम मिठाई कैसे लेते आए? हमारी बिटिया का ब्याह तय हो गया है और जो हमारी जमीन के पट्टे पर विवाद चल रहा था वो भी सुरेश ने सुलटा दिया। बहुत खुश हैं हम। तुम्हारे घर भी गए थे बेटा मिठाई देने, लेकिन कोई मिला नहीं। फिर इधर आ ही रहे थे तो सोचा तुम्हें ही देते जाएं। आजकल में तो घर जाओगे ही आखिर। हाँ में सिर हिलाता रुद्र बैठा सोचता रहा कि आखिर घर पर कोई भी कैसे नहीं था। अगले दिन शनिवार था। बहुत दिनों से वो घर की तरफ जा भी नहीं पाया था। इसी से अगले दिन घर जाने की सोच उसने अपने कुछ कपड़े बैग में ठूस लिए। इतनी पैकिंग तो कभी नहीं की थी तूने रुद्र? हाँ, इस बार सोच रहा हूँ हफ्ता भर रुक कर ही आऊंगा। माँ भी नाराज रहती है कि घर नहीं आता। अब उन्हें क्या बताऊं कि यहाँ किन सब ढेर कामों में फंसा रहता हूँ। सामान बांध एक ओर रख। वो वापस बालकनी में निकल गया। सावन मास का मेला लगा हुआ था। कमला और लक्ष्मी भी मेला देखने जा रहे थे। लक्ष्मी ने जाते जाते पारो से भी चलने के लिए पूछा, पर घर में काम होने से पार्वती घर ही रुक गई। बहुत रात बीते सुरेश घर आया। पार्वती ने उसकी थाली परोस के रखी। थाली में परोसी कद्दू देखकर सुरेश भड़क गया। कितनी बार कहा है कद्दू ना बनाया कर, पर तेरे दिमाग में भूसा भरा है जो कोई बात समझ में ना आए। अम्मा जी ने कही इसीलिए बनाना पड़ा जी। मैं अभी कुछ और बनाकर ले आती हूँ। बस कर ये पतिव्रता वाला नाटक। सब जानता हूँ मेरे पीछे तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। उसी के लिए बनाया है ना कद्दू। मुझे पता है रुद्र को बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है जी, आप गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ। अब तू मुझे समझाएगी? अब तेरी जबान भी खुलने लग गई मेरे सामने। किसने कहा तुझसे इतना बोलने के लिए? मेरे घर में मेरे हिसाब से रहेगी तभी रहने दूंगा, वरना चोटी पकड़कर खींचकर बाहर फेंक दूंगा। बाहर रात भर उसमें पड़ी पड़ी अकड़ जाएगी ना, तब अक्ल आएगी बेवकूफ को। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप बस बैठिए, मैं अभी कुछ और बनाकर ले आती हूँ। जब इतना ही ध्यान था मेरा तो पहले ही दूसरी सब्जी क्यों नहीं बनाई मेरे लिए? साल भर से ज्यादा हो गया, आज तक तुझे ये नहीं पता कि तेरा पति क्या खाता है और क्या नहीं। लेकिन उसकी हर पसंद तुझे याद होगी। यही त्रियत चरित्र तो आदमियों का जीवन दुश्वार किए है। पी लेने के बाद अच्छा खासा पढ़ा लिखा सज्जन सुरेश बिल्कुल ही जाहिल हो जाता था। उसने थाली उठाई और पूरा जोर लगा के पार्वती पर दे मारी और तेज कदमों से चलता हुआ
इतनी तेज बारिश में बाहर निकल गया। शक से अंधी हुई आंखों को दीवार के पीछे खड़ा रुद्र नजर नहीं आ रहा। हर शनिवार रुद्र अपने कॉलेज की छुट्टी के बाद शहर से घर आ ही जाता था। अभी पिछले बहुत समय से नहीं आ पाने के कारण आज बहुत उमंग से वापस आया लड़का। ये सब सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। एक बार को उसे लगा भाई के पीछे जाऊं, फिर पलटकर वो कमरे में चला गया। पार्वती अपना सर पकड़े रोती बैठी थी। रुद्र ने अपने रूमाल से बहते खून को साफ किया और चुपचाप मरहम पट्टी करने लगा। वो भी चुपचाप बैठी रही। रुद्र ने पहली बार पारो को इतने ध्यान से देखा था। इतनी सलोनी सी कोमल सी लड़की पर कितना अत्याचार हो रहा था उसके घर में। उसके घाव के बहते खून को रोकने में उसे बहुत मशक्कत लगी, लेकिन बेचारी के दिल पर लगे जख्मों का क्या। उसे देखता बैठा वो अचानक क्या तसल्ली के शब्द कहूँ यही नहीं समझ पाया। मेरे साथ चलोगी? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें उठा के उसे देखा। कितना बावला था ये। मैं शुरू से देख रहा हूँ तुम्हें ताई बहुत सताती हैं, और अब तो भाई भी। तुम क्यों सह रही हो ये सब? अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? किसके भरोसे जाऊं? माँ है नहीं। सौतेली माँ तो वैसे ही पीछा छुड़ाना चाह रही थी मुझसे, तभी तो 12 साल बड़े आदमी से ब्याह दिया मुझे जानबूझकर ही नहीं बताया। मैं तो यही सोचती थी कि मेरा ब्याह तुमसे हो रहा है, और फिर भावनाओं में बहकर वो सब कुछ कह गई जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। अपने मन की दुर्बलता बताने के बाद उसे समझ आया कि वो क्या बोल गई। दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रह गए। फिर अब क्या? बहुत देर चुप रहने के बाद रुद्र ने ही कहा, तुम यहाँ से चले जाओ रुद्र। तुम रहोगे तो तुम्हारे भैया खुश नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल हमारे बीच सब सुलझ ही जाएगा। एक बात और, वो मुझसे कितनी भी नफरत कर लें, तुमसे कभी प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। तुम चले गए तो ये सब बातें भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। वो फिर से एक बार पहले वाले सुरेश बन जाएंगे। सब ठीक होने के बाद तुम्हारा कभी कभार आना किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। इतनी जरा सी लड़की और ऐसी गहरी बातें रुद्र ने अपनी माँ के अलावा कभी किसी औरत से इतनी बातें नहीं की थीं। वो अचानक ही उठा और वैसे ही घनघोर बारिश में घर से निकल गया। जो बस सामने मिली बैठा और निकल गया। आधी रात को बस हरिद्वार जाकर रुकी। बस डिपो के सामने ही शमशान था। महाकाल की प्रिय जगह पहुंच के ही शायद उसके मन को शांति मिल सकती थी। कुछ दो एक चिताएं अभी भी जल रही थीं। लोग अपने प्रियजन को फूंक फांक के घर लौट चुके थे। वो वहीं चला गया। आज पारो की बातें सुनने के बाद उसके मन में पारो के लिए जो करुणा और वेदना जाग गई थी, कहीं प्यार में न बदल जाए, इसी डर से वहां से भाग आया था। उसके मन में जलती आग यहीं बुझ सकती थी। कल कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी बात का होश नहीं था। बस ये पता था कि अब घर कभी नहीं लौट पाएगा। अब उस घर के दरवाजे उसके लिए सदा के लिए बंद हो चुके थे। मसान में अकेले बैठा अब धूत सा वो जाने कब तक खुद में ही गुम खोया रहा। अचानक होती तेज बारिश का भी उस पर कोई असर नहीं था। अपने दोनों घुटनों के इर्द गिर्द हाथों का गोल घेरा बनाए वो सोच रहा था कि आखिर उससे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि उसके पिता समान भाई के मन में उसी के लिए शक का कीड़ा कुलबुला उठा। पारो का मुलायम सा चेहरा याद आते ही उसका हृदय कसमसा कर रह गया। उसकी बड़ी बड़ी डबडबाई आंखें जैसे बिना किसी गुनाह की सजा काट रही हूँ। सही भी तो था। आखिर उस लड़की ने गुनाह किया भी क्या था? गुनाह तो उसके साथ हुआ था। उसकी तस्वीर दिखाकर ब्याह भैया से करवा दिया। तो क्या अगर उससे पारू का ब्याह करवाना चाहते घर वाले तो वो तैयार हो जाता? शायद नहीं, या शायद हाँ। पारू में क्या बुराई थी आखिर? सीधी सादी सुंदर सी लड़की। कायदे से तो भैया को उसे फूलों सा सहेज कर रखना था, और भैया ने उसे रौन दिया था, वो भी ऐसे कि बेचारी सांस तक लेने में लाचार सी हो गई थी। बहुत देर तक अपने विचारों में खोए रुद्र को वही नींद आ गई। सुबह नींद खुलने पर उसने अपना बैग उठाया और पास की चाय की गुमटी पर जा बैठा। एक कप गर्म चाय का अंदर जाते ही जैसे उसकी आत्मा भी जाग उठी थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि अब उसे घर वापस नहीं लौटना है। इसके पीछे सिर्फ सुरेश भैया का शक्की स्वभाव ही था, या कहीं ना कहीं उसके मन में पारो के लिए कोमल भावनाएं पैदा होने लग गई थीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भाभी है मेरी। अपने सर को एक झटका दे वो वहां से उठ गया। उठ तो गया, लेकिन जाना कहाँ है अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर अपना बैग उठाए वो वापस अपने कॉलेज के लिए निकल गया। पहले हर शनिवार रविवार अपने घर की ओर दौड़ा चला जाने वाला रुद्र
अब महीनों महीनों घर नहीं जाया करता। ताई से तो पहले भी बचा करता था, अब माँ से भी उसकी बातें कम होने लगी थीं। माँ कितने बहाने करती उसे घर बुलाने के लिए, लेकिन वह हर बार वो कोई ना कोई कारण बताकर घर जाना टाल ही देता। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। हमेशा से ही जो दल विजेता रहता आया था, वही पूरे जोर शोर से अपने प्रचार अभियान को विजय अभियान में बदलने में जुटा हुआ था। पहले रुद्र का मन पढ़ाई लिखाई में भले न लगता हो, पर इस बार घर से वापसी के बाद से उसके पास उसकी किताबें ही रह गई थीं, जिनमें डूबकर वो अपने आप को और अपने दर्द को भूल सकता था। कहने को दोस्त भी बहुत थे, लेकिन इनमें से किसी से भी वो अपने मन की पीर कह पाने में खुद को असमर्थ पा रहा था। दोस्तों की इस फौज में जो गिने चुने उसके करीबी थे, उन्हें समझ आ चुका था कि किसी गुमसी चोट में घायल उनका दोस्त चुप्पी की चादर ताने छिपाने की कोशिश में है। लेकिन कहा जाता है ना, वक्त हर जख्म का मरहम है। बस इसलिए वो सब भी उसके सामान्य होने का इंतजार कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव में हमेशा से जीतने वाली पार्टी अपने प्रचार में लगी थी। शहर के रईसों के लड़के उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में किसी साधारण विद्यार्थी का उनके काम के बीच कुछ भी कहना या करना उनके लिए असहनीय था। ऐसे ही एक शाम पार्टी के 10-12 लड़के घूमते फिरते लाइब्रेरी चले आए। लाइब्रेरी में एक तरफ बैठी एक तोता मैना सी जोड़ी परीक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट बनाने में व्यस्त थी। उन लड़कों में से एक लड़के ने लड़की के पास से गुजरते हुए उसके चेहरे के पास सिगरेट का धुआं उछाल दिया। उस लड़की के साथ बैठा उसका दोस्त गुस्से में उठ खड़ा हुआ। वो अभी उस सिगरेट पीने वाले को लाइब्रेरी के नियमों के अनुसार यहाँ सिगरेट पीना मना है बता ही रहा था कि उस बदतमीज लड़के का एक जोरदार तमाचा इसके चेहरे का भूगोल बिगाड़ गया। अब तक एक तरफ चुपचाप अपनी किताब पढ़ रहे रुद्र का गुस्सा उबल पड़ा। अपनी जगह से उठकर उन लड़कों तक पहुंचने में उसे सेकंड्स भी नहीं लगे, और फिर अपने अंदर का सारा क्रोध, सारी नाराजगी उसने उन सारे लड़कों की ताबड़तोड़ पिटाई कर निकाल दी। उसके हाथ में जो आता गया उसी से प्रहार पर प्रहार करता रुद्र उन 7-8 लड़कों पर अकेला ही भारी पड़ गया। सब अपने कटे फटे जख्मों को संभालते गिरते पड़ते अपने नेता के पास रुद्र की शिकायत के लिए पहुंच गए। रुद्र के साथी ही नहीं, वहां बैठे उस जोड़े की भी रूह कांप गई कि अब जाने वो छात्र नेता अगले दिन रुद्र का क्या हाल करेगा। पर जिसने मसान की मिट्टी से तिलक कर अपने भावी जीवन की शुरुआत की थी, उस मसानी अघोरी को अब किसी नेता का कोई डर नहीं था। उसने तो खुद अपने माथे कफन बांध रखा था। उस रात इतने दिनों के बाद रुद्र के मन में जरा सी ठंडक थी। हालांकि उसके दोस्त डरे हुए थे, लेकिन वो निश्चिंत अपनी खाट पर लेटा खुले आसमान में छाए तारों को देख रहा था। धीरे से उसने आंखें मूंद लीं। वो दुबली सी हरी चूड़ियों से भरी नाजुक कलाइयां उसके सामने दूध का गिलास थामे खड़ी थीं। चौंक कर उसने आंखें खोल दी। उसके आसपास कोई नहीं था। उन कलाइयों पर उसका नहीं, उसके भाई का हक था। वो तो नाहक ही परेशान हुआ जा रहा था। पार्वती ने कहा तो था कि तुम चले जाओ रुद्र, हमारे बीच फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो बस उसकी बात रखने के लिए ही वहां से चला आया था। अपनी सोच में गुम था कि कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से थाप दी। वो जब तक बालकनी से उठकर अंदर गया, उसके दोनों दोस्त भी जाग चुके थे। एक ने दरवाजे की झिरी से झांक कर देखा। बाहर सुबह वाले गुट के लड़के और उनका नेता खड़ा था। रुद्र के अलावा बाकी दोनों के प्राण सूख गए। आज तो अंत निश्चित है, यही सोच मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करते दोनों तू खोल दरवाजा नहीं तू खोल कर रहे थे कि उन दोनों को एक तरफ कर रुद्र ने दरवाजा खोल दिया। मैं पहले ही एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे किए काम की सजा मेरे दोनों दोस्तों को नहीं दी जाएगी। जो जोर जबरदस्ती करनी है मेरे साथ कर लो, लेकिन इन दोनों को किसी ने हाथ लगाया तो कसम से उसका हाथ काट दूंगा। दरवाजे पर खड़े रुद्र की हुंकार सुन सुबह मार खा चुके लड़के एक और हो गए। उन लोगों को परे हटता उनका नेता राजवीर सामने चला आया। अब एक काहे इतना बोराए हो भाई? समुद्र मंथन से निकला गरल पीकर बैठे हो क्या? जो बात बात पर जहर उगल रहे हो? क्या काम है राजवीर? साफ बताओ और निकलो यहाँ से। क्या यार, तुम्हारे गांव में पहुना को दरवाजे से ही टरका देते हैं क्या? भीतर भी नहीं बुलाओगे? राजवीर कॉलेज में भैया जी के नाम से प्रसिद्ध था। उसे इस तरह उसके नाम से बुलाए जाते सुनकर उसके चमचों की मुट्ठियां कसने लगीं। सभी सोच रहे थे कि आखिर उनके तेज तर्रार भैया जी इस लड़के से इतना सहज टपकाकर क्यों बात कर रहे हैं।
राज भी रुद्र को एक तरफ कर खुद अंदर जाकर बैठ गया। हमारी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर आए हैं तुम्हारे पास, बोलो मंजूर है। सभी लड़के सन्न से एक दूसरे को देखते रहे। इस बार के कॉलेज इलेक्शन में भी हमारी ही पार्टी जीतेगी और हम अध्यक्ष तुमको बनवा देंगे, बोलो मंजूर है। मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? इन निकम्मों को इतना पाल पोस कर देख लिए, तुम ऐसे झपड़िया दिए, कल कोई और ऐसा ही कर जाएगा। अगर तुमको आज अपने में नहीं मिलाए तो कल इतने सारे लड़कों की फौज तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी और खुद तुमको नेता बना डालेगी। इसलिए उन दूसरों के नेता बनो, उसके पहले हम चाहते हैं हमारे साथ काम पर लग जाओ। धन दौलत रुतबा सब मिलेगा, जो जो चाहिए सब। रुद्र कुछ देर को सोच में डूब गया और फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उसे पता था भैया जी अच्छे आदमी नहीं हैं, उनकी पार्टी कभी कोई ढंग का काम नहीं करती, इसलिए फिर भी ना जाने क्या सोचकर वो उस पार्टी में शामिल हो गया। चुनाव तो उन्हें जीतना ही था, लेकिन रुद्र जानता था कि उसकी सफलता नहीं बल्कि पहली सीढ़ी मात्र है। फिर तो भैया जी उसकी कलाई थामे उसे अपने साथ राजनीति की अलियों गलियों में घुमाते उस उच्च सिंहासन तक ले चले जहां पहुंचना एक आदमी का सपना ही हो सकता है। समय अपनी तेज रफ्तार से भागता चला गया और पीछे छोड़ गया अपने गहरे निशान। रुद्र ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही कॉलेज की सक्रिय राजनीति में भी कदम रख ही दिया था। ग्रेजुएशन पूरा करते ही राजनीति शास्त्र में एमए करने के साथ साथ उसका अधिकतर समय भैया जी के साथ बीतने लगा था। भैया जी के पिता कुशल राजनीतिज्ञ थे और सालों से बाप दादा राजनीति में ही रहे थे, इसलिए भैया जी को राजनीतिक कैरियर एक तरह से विरासत में ही मिला था। भैया जी के पिता जिले के विधायक होने के साथ ही पार्टी के सबसे जुझारू नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने इतने सालों से इतनी मेहनत इसीलिए की थी कि उनके बाद उनका पुत्र सीधे सीएम की गद्दी का हकदार बन जाए। पार्टी के प्रति उनकी लगन और ईमानदारी का ये फल था कि पार्टी में उनकी अच्छी खासी धाक थी। चुनाव सर पर थे और मंत्री जी के बुलावे पर विधायक और अन्य सदस्य उनके साथ मीटिंग में थे। मीटिंग की खुफिया बातचीत बाहर नहीं आ पाए, लेकिन दोनों गद्दावर राजनीतिज्ञों ने मिलकर बड़ी सूझबूझ और मंत्रणा से कोई बड़ी राजनीति जरूर तैयार कर ली थी। रुद्र के कुछ दोस्त जमीन के धंधे से जुड़े थे तो कुछ एक कोयले के। रुद्र दोनों ही धंधों से जुड़ा पैसा कमाने में लग गया था। जाने क्यों उसके दिमाग में एक बात और बैठ गई थी कि अगर उसके पिता उसे और उसकी माँ को ऐसे छोड़कर नहीं जाते तो उन्हें कभी कोई अभाव नहीं सताता। आखिर आज तक वो रुपयों पैसों के लिए अपने ताऊ जी पर ही तो आश्रित था। अगर उसके पास भी रुपए होते तो वो अपनी माँ को वहां से हमेशा के लिए निकाल अपने साथ ले आता। सोचते सोचते अक्सर वो एक नाम पर आकर अटक जाता था, पार्वती। क्या ढेर सारे रुपए होते तो वो पार्वती को भी अपने साथ ले आता? क्या वो उसके साथ आ जाती? क्या उन दोनों का इस तरह साथ रहना समाज स्वीकार करता? कभी नहीं। और शायद इसलिए उसने उसे इतनी निर्ममता के साथ घर से जाने को कह दिया था और वो भी उसकी बात निभाता आज तक वापस नहीं लौटा। लेकिन घर में माँ के अलावा उसे किसी ने बुलाया भी तो नहीं। क्या सुरेश भैया को उसकी थोड़ी भी याद नहीं आती? क्या ताई सच में उससे इतनी नफरत करती हैं कि इन बीते 5 सालों में एक बार भी उसे देखने को उनका जी नहीं कल्पा? जाने कितने सवाल उसके मन में उठते रहते और वो सर्प के फंसा उन्हें नीचे दबाकर अपने कार्य क्षेत्र में कूद जाता। उसकी अति व्यस्तता का एक कारण ये सवाल भी थे, क्योंकि जब कभी थोड़ा सा भी खाली समय मिलता उसे सारे घर वालों के चेहरे सामने घूमते से नजर आते। कभी सुरेश दद्दा, कभी अम्मा, कभी ताई ताऊ जी और कभी दरवाजे की ओर से झांकती 2 बड़ी बड़ी रसीली आंखें। उन आंखों की ताव सहने में वो खुद को सर्वथा अक्षम पाता। उसे लगता वो आंखें उसे देखती रहें और वो उन आंखों को पीता रहे। लेकिन ये सेकंड मात्र का विचार जैसे तूफान सा उसके हृदय में उठता, वैसे ही अंदर सा बहकर दूर चला जाता। जाति, बिरादरी, समाज और सबसे बढ़कर उसकी माँ, इनमें से किसी की आंखों में वो अपने और पार्वती के रिश्ते के लिए सहमति नहीं पाता था और इसलिए उसने अपने हृदय में बहते उस छोटे से अमृत झरने पर बड़ा सा पत्थर रख लिया था। काम धंधे से जुड़ने के बाद अब उसके पास रुपया तो था, लेकिन समय नहीं था। बचे खुचे समय में राजनीति भी थी। भैया जी का दायां हाथ माना जाता था रुद्र। भैया जी के पिता भी रुद्र को उसी स्नेह से देखते जैसे अपने लड़के को। उनके दफ्तर की कोई मीटिंग बिना रुद्र के संभव नहीं थी और न ही उनके घर का कोई व्रत त्योहार पूजा पाठ संभव था। मंत्री जी के साथ की मीटिंग के बाद से रुद्र का स्थान
जरा और ऊंचा हो गया था। अब और तो किसी मीटिंग में वो राजवीर को भले एक बार भूल जाएं, पर रुद्र को भूलना जैसे असंभव हो गया था। अब वो उन्हें अपने खुद के जाए लड़के से अधिक प्रिय होने लगा था। पार्टी कार्यालय में आज उत्सव का माहौल था। भारी प्रत्याशियों का नाम सार्वजनिक होना था। सभी को लगभग पता था कि सबसे महत्वपूर्ण सीट से भैया जी को ही टिकट दिया जाएगा। कार्यालय में दिवाली सी रौनक थी। रात के 12 बजे का समय भी यूं ही लग रहा था अभी शाम ही खिली है। आखिर 12:30 बजे रात तक चलते इस सारे कार्यक्रम का पटाक्षेप हुआ उस सबसे महत्वपूर्ण सीट के प्रत्याशी के नाम के साथ। और सबको चमत्कृत करते मंत्री जी ने राजवीर सिंह की जगह मनोनीति किया रुद्र प्रताप तिवारी को। सभी हक्के बक्के से देखते रह गए। रुद्र के प्रति विधायक जी का स्नेह सभी को मालूम था, लेकिन अपने बेटे की जगह मंत्री पद की दावेदारी वो सीधे रुद्र के पाले में उछाल देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक से एक ऊंचे लोगों के होते हुए भी गुस्से में पैर पटकता राजवीर वहां से निकल गया। पिता के कंधे पर रखे हाथ को झटकता राजवीर एक बार रुद्र को नाराजगी से देख चला गया और विधायक जी ने आगे बढ़कर रुद्र को गले से लगा लिया। इसके बाद तो सब कुछ बस एक सपने सा होता चला गया। अपने अच्छे कर्मों और युवाओं में अपनी धाक का रुद्र को चुनाव प्रचार में अत्यंत लाभ मिला। रुद्र की प्रसिद्धि ऐसी थी कि उसे जीतना ही था। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरता रुद्र भारी मतों से विजयी हो गया। ये और बात थी कि हर समय राजवीर के साथ रहने वाले रुद्र को नाराजगी में राजवीर ने अकेले छोड़ दिया। रुद्र के बार बार मनाने पर भी राजवीर ने फिर उस दिन के बाद रुद्र का चेहरा नहीं देखा। हालांकि उसके पिता रुद्र के विजयी होने तक साय की तरह उसके साथ बने रहे। आज रुद्र ने महीनों बाद अपनी माँ को फोन किया था। वो भले ही ना करे, पर हर हफ्ते बिना भूले उसकी माँ उसे फोन कर उसका हाल चाल ले लिया करती थी। उसके बिना पूछे ताया जी और ताई जी के हाल चाल किस्से भी सुना दिया करती। लेकिन वो जिसके हाल चाल जानना चाहता उसके बारे में उसकी माँ कुछ भी ना कहती। कभी किसी त्योहार के समय पर जरूर कुछ एक आध बातें बोल दिया करती, जैसे दिवाली के लिए पार्वती ने लड्डू बांधे थे, बड़ा स्वाद है बहू के हाथ में। या होली पर भी तेरी ताई ने बहू को मायके न जाने दिया। बेचारी जब से ब्याह के आई मायके का मुंह न देखा है छोरी ने। इससे ज्यादा ना वो बताती ना वो पूछता। आज चुनाव जीतने के बाद उसे मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन देने जाना था। उसके पहले जाने क्यों अपनी इतनी बड़ी खुशी साझा करने उसने अपनी माँ को फोन लगा लिया। फोन माँ की जगह उठाया ताई ने। रुद्र की आवाज सुनते ही ताई बिखर गईं। तू कहाँ चला गया है छोरे? अब क्या मेरे मरने पर ही वापस आएगा? अरे तेरा भाई पी पी कर उसने अपनी गत बना ली है। बेटा महीनों से पेट में तेज दर्द की शिकायत कर रहा था। 2 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया तो उसने तुरंत भर्ती कर लिया है। हो सके तो एक बार आजा बेटा, हो सकता है तेरे आने से ही उसमें प्राण वापस चले आएं। आएगा ना रुदिया? बरसों बाद ताई ने उसे उसके बचपन के नाम से बुलाया था। मना करने का सवाल ही कहाँ उठता था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में जा बैठा। पीछे से अनिकेत भागा चला आया। तुझे तो मंत्री जी के आवास पर जाना था ना, कहाँ निकल रहा है? और वो इस छोटी सी कार में? घर जा रहा हूँ भाई, बड़े दिनों बाद घर ने मुझे बुलाया है, कल तक वापस आ जाऊंगा। आज तू मेरी जगह मंत्री जी से खुद मिलकर समझा देना कि मैं कल खुद आकर उनके पैर छूकर धन्यवाद कहूंगा उन्हें। बस भाई आज संभाल ले। और फिर हवा से बातें करता वो मनमौजी 5 साल बाद उन्हीं भूली राहों में लौटने का सफर तय करने चल पड़ा। वैसे भी आज तक किसी के डर से उसने कोई काम न किया था जो आज करता। उसके गांव की बिछड़ी गलियां जैसे उसे गलवहियां देती बुला रही थीं। हवा से बातें करती रुद्र की गाड़ी उसके गांव की ओर भागती चली जा रही थी और साथ ही उसके दिमाग में यादों के बवंडर भी उठते चले जा रहे थे। ये जरूर था कि वो पिछले 5 सालों से अपने गांव नहीं आया था। ये भी था कि अम्मा के अलावा उसने किसी से कोई बात नहीं की थी, लेकिन छिप छिपाकर ही सही उसके गांव का दोस्त, उसका बाल सखा श्याम उसे सुरेश दद्दा और पार्वती की खोज खबर दे ही दिया करता था। उस रात जब वो बारिश में भीगता अपने घर से निकला था, उसके 2 दिन बाद ही श्याम उसे ढूंढता उसके शहर वाले घर पहुंच ही गया था। उस रात श्याम के साथ उसने पहली और आखिरी बार शराब पी थी और शायद उसी बहकावे में उसने सुरेश दद्दा के शक और पारों पर किया उनका अत्याचार सब कुछ उसे सुना दिया था। इस भरे संसार में शायद श्याम अकेला ही था जो उसके हृदय की पीड़ जानता और समझता था। शायद इसी से बिना रुद्र के पूछे भी
वो उसी के घर के अंदर की खबरें दे जाया करता था। उसी ने बताया था कि दद्दा जो पहले एक आध दिन के फेरे में पिया करते थे, धीरे धीरे रोज पीने लगे थे। अब तो ये हालात हो गए थे कि ताऊ जी का भी उन्हें डर संकोच नहीं रह गया था। रात दिन नशे में डूबे सुरेश दद्दा ऑफिस के काम में भी कोताही करने लगे थे। पहले जिनके काम में कोई जरा सी भी चूक नहीं निकाल सकता था, अब आए दिन किसी न किसी काम को गलत कर बिगाड़ बैठते थे। श्याम से उसे ज्यादातर बातें सुरेश की ही पता चलती, लेकिन कभी कभी वो पार्वती के बारे में भी कुछ न कुछ बता जाता। रुद्र, बुरा मत मानना दोस्त, लेकिन भाभी की हालत कुछ ठीक नहीं है। एक आध बार अम्मा ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि शादी के 5 सालों में भी पारो की गोद नहीं भर पाई थी, और इसीलिए गांव भर की पुरखने घर बैठकर तरह तरह के गंडों ताबीजों के उपाय बताती हैं, और फिर ताई सारे जमाने की खींच उसी बेजुबान पर निकालती हैं। वो भी पारो के बारे में सुन सुनकर यही सोचता, जाने किस मिट्टी की बनी है ये औरत, इसके मुंह में क्या सच में जबान नहीं है। चलो मान लिया मायके का सहारा नहीं है, तो क्या जरूरी है हर बार औरत अपने खड़े होने के लिए किसी सहारे की ही तलाश करे? क्यों वो अपने खुद के भरोसे अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रही? ऐसे घुट घुट कर ये औरतें आखिर क्या साबित करना चाहती हैं? कभी कभी इन्हीं विचारों को सोचते उसे पार्वती के ऊपर क्रोध सा भी आने लगता, लेकिन अगले ही पल वो दो हिरणी सी कातर आंखें उसे उस पर तरस खाने को मजबूर कर जाती। अपने विचारों में मग्न रुद्र अपने गांव कब पहुंच गया उसे पता न चला। घर की ओर गाड़ी मोड़ने की बजाय वो सीधा अस्पताल की ओर गाड़ी ले चला। उसके गाड़ी से उतरते ही माँ उसकी तरफ दौड़ती चली आई, उसे सीने से लगाए उन्होंने बिना बोले भी जाने कितने बरसों की शिकायतें और उपालंब आंसुओं में बहा दिया। बेटे के सीने से लगी माँ रोती रही और बेटा उनके सर पर हाथ फिराता सांत्वना देता रहा। माँ को संभाल कर एक ओर कर वो ताऊ जी और ताई जी की ओर बढ़ गया। दोनों को प्रणाम कर उसने सर उठाया कि ताई की भी आंखें डबडबा आईं। रुद्र के सीने से लगी, वो भी रोने लगीं। शायद परिस्थितियां इंसान को ऐसे ही कमजोर कर जाती हैं। आज तक अपने बेटे के गर्भ में झूमती, अपने सामने किसी को कुछ न समझने वाली ताई भी आज उस ईश्वर की करनी के सामने सर झुकाए खड़ी थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम इतना घातक भी हो सकता था। उन्होंने अपने कड़वे स्वभाव के कारण ही पार्वती को हमेशा अपने नाखून के नीचे दबाए रखने के लिए ही पार्वती के लिए सुरेश के मन में कड़वाहट भरनी शुरू की। उनकी सोच ही ऐसी थी कि अगर पति पत्नी के साथ बहुत खुश रहेगा तो माँ को भूल न जाए, और ऐसे में घर में राज भी पार्वती का न चलने लगे। इसी सब सोच में उलझी कमला ने अनजाने ही सही अपने ही बेटे के घर में आग लगा दी, और आज जब उसकी आंच से उसका अपना बेटा ही झुलस गया, तब जाकर पश्चाताप के आंसू बहाने पर भी कुछ वापस नहीं हो सकता था। रुद्र भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। बड़ी हिम्मत कर आखिर उसने सुरेश भैया के लिए वहां खड़े सभी से पूछ लिया। ताई ही उसका हाथ थामे उसे सुरेश के कमरे तक ले गईं। सुरेश आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। ताई ने धीरे से जाकर उसके बालों में हाथ फिराया और सुरेश ने आंखें खोल दी। सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र को देख सुरेश की आंखें डबडबा गईं और उसने एक हाथ से धीमे से रुद्र को अपनी ओर बुलाया। रुद्र रोते हुए उसके सीने से जा लगा। दोनों भाइयों के आंसू नहीं रुक रहे थे। इन आंसुओं में इतने सालों के शिकवे शिकायतें सब बह गए। सुरेश का रुद्र पर किया अन्याय बह गया और रुद्र की सुरेश से सारी नाराजगी बह गई। यही तो होता है रक्त संबंध, चाहे कितने भी दिन अलग रह लें, लेकिन एक दूसरे की तकलीफ इन्हें आपस में बांध ही जाती है। सुरेश की बीमारी ने उसे लाचार कर दिया था। उसे दिखने लगा था कि उसका अंतिम समय आ गया है, और इसी मानसिक भाव ने उसे करुणा से भर दिया था। अब वो एक बार फिर सुरेश बन गया था। जिस सुरेश के लिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसकी हालत आज रुद्र को देख कुछ ठीक लगने लगी थी। 4 दिनों से सुरेश के मुंह में एक दाना नहीं गया था। आज रुद्र के हाथों से उसने मुश्किल से ही सही दलिया खा लिया था। रुद्र ही नहीं, घर भर के लोगों को आस बंध गई थी कि अब सुरेश भी शायद ठीक हो जाए। रुद्र का हृदय मुस्कुरा उठा था। उसे लगने लगा कि शायद सब अच्छा हो जाएगा। अगर दद्दा ठीक हो गए तब तो पार्वती भी खुश रहेगी, और अगर वो खुश रहेगी तो उससे मीलों दूर भी वो भी जी उठेगा। जरूरी तो नहीं कि हर जन्म में पार्वती रुद्र की ही हो। पहली बार पार्वती के बारे में सोचते हुए उसका मन कुम्हलाया नहीं था। उसे एक ढांढस सा लगने लगा था कि वो दद्दा और पार्वती का जीवन एक बार फिर 7 रंगों से भर देगा।
अपनी सोच में डूबा मुस्कुराता रुद्र दद्दा का हाथ थामे बैठा था कि उसके दोस्त विनय का फोन चला आया। कहाँ है रुद्र, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल तो ठीक हूँ। गाँव आ गया था आज सुबह, अनिकेत को बताकर आया था। उसने तुझे बताया नहीं? भाई मेरे, अनिकेत का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसका बचना मुश्किल है। क्या? ये क्या बोल रहा है यार? वो तो मेरे कार्यालय की गाड़ी में ड्राइवर के साथ निकला था, फिर वो कैसे उसका एक्सीडेंट? रुद्र की बात आधे में ही काटता विनय अपनी बात कहने लगा। भाई जो बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। अभी तू जहाँ है वहां से फिलहाल 10-12 दिन कहीं मत निकलना। तेरी सुरक्षा के लिए ये बात कह रहा हूँ मैं। मेरी कैसी सुरक्षा? मैं समझा नहीं। तुझे मारने का प्लान बनाया जा रहा है रुद्र। तुझे याद है विधायक महोदय ने कुछ 2-4 महीने पहले मंत्री जी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में मंत्री जी के एक बॉडीगार्ड के अलावा और कोई नहीं था, पर उसे भी मंत्री जी ने कुछ 10 मिनट के लिए किसी काम से बाहर भेज दिया था और उसी समय विधायक महोदय और मंत्री जी ने ये सारी साजिश रची। मंत्री जी का कहना था कि राजवीर और उसके गुंडों की इमेज आम जनता में इतनी खराब है कि अगर उसे सीट दे दी जाए तो वो पक्का हार जाएगा। इसलिए मंत्री जी का कहना था किसी ऐसे शख्स को चुनाव में उतारा जाए जिसका साफ स्वच्छ छवि हो, उसका फायदा पार्टी को भी मिले और बंदा जीत जाए। मंत्री जी ने ही तेरा नाम सुझाया। विधायक महोदय अपने बेटे को गद्दी देना चाहते थे। तब मंत्री जी ने अपना सातिर चाल उन्हें परोस दी कि तुझे चुनाव लड़कर पहले जीतना होगा और जब तू मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करने जाता रहेगा तब तेरी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवाकर तेरी मौत को हादसे का रूप दे दिया जाएगा। अब चूंकि तेरी सीट जीती हुई सीट होगी, इसलिए उस सीट पर किसी को तो पार्टी से बैठाना ही होगा। तब उस बात का फायदा उठाकर राजवीर को उस सीट पर बड़ी आसानी से बैठा दिया जाएगा। तेरे नहीं रहने की सिंपैथी राजवीर को मिल जाएगी। भाई तू उन राजनेताओं की बिसात का राजा नहीं, बल्कि एक मामूली प्यादा ही था जिसे ये अपने फायदे के लिए चल रहे थे। तेरे सर पर मौत मंडरा रही है दोस्त। अपनी सारी बलाएं उतरने के बाद ही यहाँ आना। वैसे मैं तो कहता हूँ तू वापस ही मत आ, तो ज्यादा अच्छा है। अब तो वापस आना ही पड़ेगा विनय। आज भले ना आऊं, लेकिन एक बात तो पक्की है मेरे दोस्त कि शपथ ग्रहण वाले दिन वो राजवीर नहीं, तेरा दोस्त रुद्र ही देश सेवा की शपथ लेगा। तू बस देखता जा बस। फोन रख वो वापस अंदर चला गया था। उसने सुरेश के खाने के बाद सभी को घर भेज दिया था। वो अकेला ही वहां अस्पताल में रुक गया था। अंदर कमरे में जाकर वो वापस सुरेश के सरहाने बैठ गया। उसने उसके माथे पर हाथ रख सहलाने की कोशिश की, लेकिन माथा अप्रत्याशित रूप से ठंडा पड़ गया था। उसने हाथों को छूकर देखा, हाथ भी ठंडे पड़ गए थे। वो भागकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने आते ही आंखों की पुतलियों को जांचा और रुद्र को देखना में सिर हिला दिया। फिर तो कैसे रुद्र ने घर वालों को बुलाया, बताया, और अगले ही दिन सब कैसे होता चला गया उसे खुद ही भान नहीं रहा। अगले दिन मसान से दद्दा को फूंक फांक के वापस आते उसे इतना समझ आ गया था कि जाने वाला जाते जाते उसकी सारी बलाएं अपने सर ले गया था। ये विचार आते ही उसकी आंखें डबडबा गईं। तभी सामने सर पर पल्ला रखे आती पार्वती पर उसकी नजर गई तो वो भरभरा कर रो पड़ा। आज तक जिसे लाल पीले चटक रंगों में सजी देखा था, जिसकी हरी चूड़ियों से भरी कलाई ने उसे कई बार नींदों से जगा दिया था, उसे सफेद रंग में लिपटी कैसे देख पाएगा। एक सिहरन सी दौड़ गई उसके सारे शरीर में और वो चुपचाप एक तरफ जाकर बैठ गया। एक एक कर 13 दिन बीत गए। मिलने जुलने वाले नाते रिश्तेदार आते और 2 आंसू बहाकर चले जाते। कोई लक्ष्मी को समझाइश दे जाता, कोई कमला को। पार्वती के मायके बालों ने पहले ही आकर हाथ जोड़ लिए थे। जिज्जी हमारे लिए तो कन्या शादी के साथ ही पराई हो गई थी, अब तो अपने चरणों में ही जगह दिए रहना इसे। नौकरानी बन घर भर की सारी चाकरी करती रहेगी, 2 जोड़ी कपड़ा और 2 टाइम का खाना, और इस बेचारी को चाहिए ही क्या। 4 आंसू बहाती पार्वती की सौतेली माँ ने जाते जाते उसे गले से लगाना चाहा तो पार्वती दूर छिटक गई। शायद उसे भी दिखावे के आंसुओं से चिढ़ हो गई थी। शांत तो वो पहले भी थी, लेकिन इन 13 दिनों में तो जैसे उसने सांस लेना भी छोड़ दिया था। लक्ष्मी ही जिद करके उसे कुछ खिला पिला जाती, कभी उसके हाथ चाय पकड़ा जाती और वो निरपराधनी बिना किसी अपराध के अपने कमरे में जेल सा जीवन काटती पड़ी रहती। बेटे के असमय चले जाने ने कमला को भी तोड़कर रख दिया था। पहले जिसकी जबान से सिर्फ जहर निकलता था, अब बेचारी हर किसी को बेटा बेटा बोल अपने कलेजे को इसी एक शब्द से ठंडक पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती थी। इतने दिनों के कामकाज में लक्ष्मी और कमला की ननद भी आई हुई थी।
उनकी पार्वती को लेकर अलग ही चिंता थी। सारे काज निपट चुके थे और अगले दिन बुआ जी की वापसी थी। बस एक शाम पहले वो आंगन में अपना पोता खोलकर बैठी। क्या करोगी कमला भाभी अब इस लड़की का? क्या करेंगे जिज्जी, बहू है हमारी, यही हमारे साथ ही रह लेगी। कैसी बातें करती हो भाभी, जवान जहान लड़की को साथ रखना कहाँ तक सही है? और जो अपने पति से ना निभा सकी, तुमसे क्यों निभाएगी? मैं तो कहती हूँ वृंदावन में एक जान पहचान का आश्रम है, वहीं छोड़ दो। वहाँ इसी जैसी और भी रहती हैं, उन्हें सिलाई कढ़ाई जैसी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे वो अपने लिए रोटी कमा सकें। अरे लड़की को घर बिठाना ठीक नहीं है भाभी, वो भी आज के जमाने में। अब देखो एक लड़का तो खुद तुम्हारे घर में ही है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो किस किस से मुंह छिपाती फिरोगी भला? ननद रानी की उल जलूल बातें शुरू होते ही लक्ष्मी चौके का बहाना बनाकर भीतर चली गई। हालांकि तार सप्तक में कही गई सारी बातें अलग अलग कमरों में उपस्थित लगभग सभी ने रोते रोते पार्वती की हिचकी बंध गई कि तभी बाहर सबको चाय देकर लक्ष्मी अंदर उसके पास चली आई। आते ही लक्ष्मी ने उसे गले से लगा लिया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां रुद्र भी चला आया। इतने दिनों बाद वो पहली बार पारू के कमरे में आया था। माँ कुछ कहना था तुमसे। लक्ष्मी रुद्र की ओर देखने लगी। रुद्र कुछ कह पाता कि उसका फोन बजने लगा और वो फोन में बात करता बाहर चला गया। अगले दिन दोपहर शपथ ग्रहण समारोह होना तय था। फोन विनय का था, अनिकेत भी अब ठीक था। ये सुन रुद्र को थोड़ा चैन मिल गया। अब तक जो रुद्र विधायक और उसके बेटे को अपना संरक्षक और पालक मानता आया था, उन्हीं से बदले के लिए उसकी मुट्ठियां बिछने लगी थीं। दद्दा जान मेरी जानी थी, पर आखिर आपने मेरी बला अपने सर पर ले ली। अब ये मेरी जिंदगी आपकी अमानत है। अब ये आपका रुद्र उन दोनों बाप बेटों से बदला लेकर रहेगा। मेरी मेहनत से जीती हुई मेरी सीट पर राजवीर नहीं बैठ सकता, मैं ही वहां बैठूंगा और सत्ता का पावर क्या है अब उन दोनों को दिखा दूंगा। अपने आप से किया वादा निभाने उसे अगली सुबह निकलना था। जिस दिन से आया था उसकी पार्वती से ठीक से बात तक नहीं हुई थी, लेकिन उससे बात करने से पहले उसे घर पर सबके विचार भी जानने थे। अगली सुबह अपनी समझाइश कमला और लक्ष्मी पर एक बार फिर थोपती बुआ जी अपने गांव निकल गईं। उनके जाने के बाद रुद्र ने भी अपना सामान बांध लिया। लक्ष्मी सभी के लिए चाय लिए वहीं चली आई कि तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से खटका किया। आंगन में बैठे सभी की निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं। दरवाजे पर खूब घनी लंबी सी दाढ़ी और लंबे लंबे बालों में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए रुद्र के पिता खड़े थे। भतीजे की आकस्मिक मृत्यु ने उन दीन दुनिया से बिलख सन्यासी को वापस ग्रस्त के द्वार पर लापटका था। भीतर आकर अपने बड़े भाई भाभी की चरण रजले वो एक ओर बैठ गए। रुद्र ने अपने पिता के पैर छुए और एक ओर खड़ा रह गया। खड़ा क्या है, तुझे तो किसी महत्वपूर्ण काम से शहर निकलना है ना, तो जाता क्यों नहीं? जा, देर मत कर, अब तेरे नाम का सूर्य उदय होने जा रहा है। विस्मय से रुद्र कभी उन्हें कभी अपनी माँ को देखता खड़ा रहा। अपने आंसू पोष लक्ष्मी भी अपने पति के चरणों को छूने आगे आई। उसके सर पर हाथ रखे वो कुछ बोल नहीं पाए। एक गिलास पानी देना लक्ष्मी, और हो सके तो चाय बना देना। और सुनो, मैं कप में नहीं पीता, मेरे लिए अम्मा का कलई वाला गिलास निकाल देना। इतने सालों बाद पति के मुंह से अपना नाम सुन लक्ष्मी के मन में जाने कितना कुछ पिघल कर बह गया। आंसू पोंछती वह रसोई में बड़े मन से चाय चढ़ाने चली गई। तभी दबे पांव एक दीवार की ओट में आकर खड़ी चुपके से झांकती पार्वती को भी उन्होंने देख लिया। इधर आओ बेटी। और पार्वती धीमे से उनके पास पहुंच उनकी चरण रज ले एक और खड़ी हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? पार्वती। नाम सुनते ही उन्होंने पीड़ा और कष्ट से आंखें बंद कर लीं। जब हम मानव उसके रचे संसार में मनमानी करने लगते हैं तब ऐसा ही होता है। उनकी कही बात वहां बैठे किसी को समझ में नहीं आई। उन्होंने पार्वती के सर पर हाथ रख दिया। सदा सुखी रहो बेटी। सौभाग्य। बोलते बोलते अचानक रुक गए। रुद्र, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, अपनी बात कहे। उन्होंने एक नजर वहां बैठे बाकी लोगों पर डाली, लेकिन सभी इतने गम में थे कि किसी को उनकी बात गलत नहीं लगी। भाभी, अकेली बच्ची क्या करेगी, कैसे रहेगी? अगर आप लोगों को गलत ना लगे तो रुद्र उनकी बात आधे में ही काट कमला से सक उठी। लल्ला जी, आपने मेरी लाज रख ली। आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। लेकिन रुद्र तैयार होगा? कमला ने रुद्र की ओर देखा। वो सर झुकाए खड़ा था। लक्ष्मी के चेहरे पर प्रसन्नता थी। लेकिन रुद्र चाहे तैयार हो जाए, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। अपनी बात दृढ़ता से कहकर पार्वती अंदर चली गई।
उसके जाते ही वहां बैठे सभी के चेहरों पर नैराश्य से एक बार फिर छलक उठा। रुद्र ने ताई से इजाजत ली और पारो के पीछे उसके कमरे तक चला आया। क्या हुआ पार्वती? रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही वो बोल उठी। मुझ पर किसी तरह का एहसान करने की जरूरत नहीं है रुद्र। तुम ये बिल्कुल ना सोचना कि मैं बहुत दुखी हूँ। उनके स्वभाव में जब से परिवर्तन देखा था, मैंने उसी दिन से खुद के लिए थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें बिना बताए अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर दी थी और उनसे छिपकर ही एमए बीएड सब कर लिया। पिछले महीने ही नौकरी के लिए आवेदन देने के लिए पहले इन्हें सब कुछ बता दिया और तब उन्होंने भी मुझे नौकरी के लिए हाँ कह दिया था। अब तुम तो शहर चले जाओगे, पर यहाँ अम्मा जी, बाबूजी और काकी की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही छोड़ गए ना। तो मैं नौकरी करके उस जिम्मेदारी को निभाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दद्दा के साथ मेरा जीवन बहुत कड़वा था। उसी छोटे से जीवन में कुछ एक मीठे लम्हे भी चुरा लिए थे हमने। बस उन्हीं लम्हों की याद में मेरा जीवन बीत जाएगा। तुम मेरे लिए बिल्कुल परेशान न होना रुद्र। तुम जाओ, वहाँ एक नया संसार तुम्हारा रास्ता देख रहा है। मुस्कुराकर पारो ने वहीं रखी दही की कटोरी से उसे जरा सा दही खिलाया और बाहर भेज दिया। मुस्कुराकर अपना बैग कंधों पर टांगे रुद्र ने एक बार फिर सबके पैर छुए और निकल गया। लक्ष्मी का खोटा सिक्का आखिर अपनी मंजिल पहचान चुका था। वो जान चुका था अपनी कीमत और साथ ही अपने अनूठे हृदय की कीमत को भी। पिछली बार के पलायन और इस बार के निर्गमन में अंतर था। पिछली बार वो जा रहा था सब कुछ छोड़कर, कभी वापसी न करने के लिए, और इस बार उसे जाते हुए भी पूरा विश्वास था खुद पर कि अपनी सफलता की गद्दी पर विराजमान होकर वो वापस जरूर लौटेगा और एक बार ही सही लेकिन पार्वती को मनाने की कोशिश जरूर करेगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।